गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम अफवाह तंत्र नामक चैप्टर का तीसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम उत्तर भारत की प्रमुख अफवाह तंत्रों को जान पाएंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले दो खंड हमारे इस चैप्टर में हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर के पूर्व के दो हमारे टॉपिक्स आसानी से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा तीसरा खंड है, उत्तर भारत का अफवाह तंत्र। उत्तर भारत में तीन प्रमुख अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। उत्तर भारत में तीन प्रमुख जो नदियां हैं, और उन तीन प्रमुख नदियों की प्रमुख सहायक नदियों द्वारा तीन अलग अलग अफवाह क्षेत्र बनाए जाते हैं। इन तीन अफवाह क्षेत्रों को अलग अलग हम मानचित्र पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों द्वारा अफवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां न सिर्फ भारत में बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अपने अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम हमारे पड़ोसी देश चीन द्वारा प्रसारित प्रशासित क्षेत्र तिब्बत से होता है। और सिंधु नदी तिब्बत से निकलने के बाद भारत के लद्दाख संघ शासित प्रदेश में प्रवेश करती है यहाँ पर, और आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर से आगे चलकर यह सिंधु नदी पाकिस्तान के गिलगित प्रांत से होकर आगे बढ़ जाती है, और अंत में यह नदी दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी जब सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है भारत के क्षेत्र में, तब यहाँ पर इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां श्योक नदी और जास्कर नदी दोनों इसमें मिल जाती है। इसके बाद भारत में इसकी अनेक सहायक नदियां पहले कुछ आपस में मिलती हैं, और फिर अंत में सतलज नदी में मिलकर यह सारी नदियां पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जैसे झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य से होता है। इसके बाद चिनाब नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य से होता है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से, और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के क्षेत्र से होता है। ये सारी नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज आपस में मिलकर के अंत में सतलज नदी पाकिस्तान में मिल जाती है सिंधु नदी के साथ। और सिंधु नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार भारत के इस पूरे क्षेत्र में अपने अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इस सिंधु नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 का सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, जिसके जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत और पाकिस्तान में जल के उपयोग की क्षमता का बंटवारा होगा। ये आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा इसमें आपको नहीं दिया गया है। और विस्तृत अध्ययन करने के लिए मेरा जो सिंधु जल समझौता नामक टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने सिंधु नदी के अफवाह तंत्र को समझा, और यह भी जाना कि सिंधु नदी का अफवाह तंत्र भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश और पंजाब राज्य में फैला हुआ है। साथ में हिमाचल प्रदेश राज्य भी इससे जुड़ा हुआ है। यह नदी जो हमेशा हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, लगातार हमें जल प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए सिंधु नदी का यह अफवाह तंत्र सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत निर्माण में भी बहुत ही उपयोगी है। अब हम दूसरा उत्तर भारत का अफवाह तंत्र की बात करते हैं। दूसरा प्रमुख अफवाह तंत्र गंगा नदी का अफवाह तंत्र है। ये हमारा गंगा नदी है।
गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तराखंड राज्य की गौमुख नामक स्थान से, जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, वहां से भागीरथी के नाम से निकल करके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। यह गंगा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद यह बाहर बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, उनमें यमुना नदी प्रमुख है, और यमुना नदी का उद्गम भी उत्तराखंड राज्य की यमुनोत्री कांठा से और उत्तरकाशी जिले से होता है, तथा इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। इसके अलावा शारदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी तथा सोन नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार गंगा का जो अपवाह तंत्र है, यह उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गंगा नदी का आर्थिक महत्व इस रूप में है क्योंकि गंगा नदी भारत में खाद्यान्न की दृष्टि से जो फसलें होती हैं, उनका सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा नदी द्वारा ही बनाया गया है। गंगा नदी ने उत्तर भारत के समतल मैदान का भी निर्माण किया है। दूसरा, गंगा नदी सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में अपना जल यहाँ प्रदान करती है, इसलिए इसका हम आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि गंगा नदी पर ही भारत की हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार और इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र को भी समझ लिया है। अब तीसरा जो अपवाह तंत्र हमारे पास है, वह है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से ही निकलती है, जैसे कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती थी। लगभग सिंधु और सतलज के बगल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, लेकिन यह पूर्व की तरफ गति करते हुए जब अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के समीप, यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत है, पहुंचकर तीव्र मोड़ बना लेती है, तीव्र गार्ज बना लेती है यहाँ पर, और भारत में प्रवेश करती है। भारत में सबसे पहले यह नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में आती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसमें दिबांग नदी, एक प्रमुख सहायक नदी, मिल जाती है। फिर यह नदी आगे बढ़ती है और असम राज्य में आती है। असम राज्य में जैसे यह नदी प्रवेश करती है, तो इसमें सुबनसिरी और मानस नदी प्रमुख सहायक नदियां मिल जाती हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब यह नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है, तो इसमें सिक्किम से आने वाली नदी तिस्ता नदी भी मिल जाती है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक दिबांग, सुवर्णसिरी, मानस और तिस्ता नदियां, और यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करके भारत के नदी तंत्र को हमने समझ लिया है, उत्तर भारत की अपवाह तंत्र को हमने समझ लिया है। और अगले वीडियो में आप सबके सामने दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसी प्रकार वीडियो को लगातार देखते रहिए। अपना और अपने सहपाठियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इस चैनल को और लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।